Next, we will discuss about the phases of cough. It is classified into 3 types. Okay. So, whenever you cough, what you do? You just inhale. Okay. You deep inhale, then then you expel out. So, it has 3 phases. Inspiratory phase, in which you inhale deeply. Then there is a compression phase. Then there is a expiratory phase. At this time, you cough. Okay. सो इंस्पायरेटरी फेज में क्या हो रहा है, प्रेशर लंग्स में बढ़ रहा है. ओके जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट की जो एयर है वो लंग्स के अंदर जा रही है. सो प्रेशर डिफरेंस आया अंदर, अब प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया. ओके सो इनमें क्या करते हैं अपन, इंस्पायरेटरी फेज में डीप ब्रेथ लेते हैं और आपकी एक्सपायरेटरी मसल पूरी स्ट्रेच आउट होती है. सेकेंड इज ए कंप्रेशन फेज. कंप्रेशन फेज में क्या हो रहा है कि जो आपका ग्लोटिस है वो क्लोज हो जा रहा है. अब जैसे यहाँ पर ग्लोटिस रहता है. ओके दिस इज योर एयरवे एंड देयर इज अ ग्लोटिस. तो अगर ये इसमें ऐसा ओपन बंद वाला सिस्टम रहता है, तो अगर ये बंद हो जाता है तो प्रेशर अंदर क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो कंप्रेशन फेज में ग्लोटिस आपका क्लोज हो जाता है तो अंदर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ओके सो जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और प्रेशर ज्यादा हो रहा है. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, सो रेस्पिरेटरी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक भी क्या होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है. वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा. सो देयर इज फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर इन कंप्रेशन फेज. देन देयर इज अ लास्ट फेज विच इज योर एक्सपायरेटरी फेज. तो इस फेज में क्या होता है, ग्लोटिस आपका ओपन होता है. अब अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है तो जैसे ही ग्लोटिस ओपन होता है, एयर कैसी होती है, पुश आउट होती है बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ. एयर इज पुश आउट एट वेरी हाई वेलोसिटी. अब इतनी वेलोसिटी से अगर एयर बाहर की तरफ पुश होगी तो जो भी अंदर स्पूटम या फॉरेन बॉडी वो निकल जाएगी और कफ रिफ्लेक्स आपका कंप्लीट होगा. ओके इंस्पायरेटरी फेज, कंप्रेशन फेज एंड एक्सपायरेटरी. सो ये हमने पढ़ी थी नॉर्मल फिजियोलॉजी कफ रिफ्लेक्स की. पर अगर आपका कफ रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड हो जाए, अच्छी तरीके से काम नहीं करे, तो क्या होगा, और भी ज्यादा सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो गए. ठीक है, इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन बॉडी अंदर है उसे अपन बाहर नहीं निकालेंगे तो एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है और कॉन्करेंट इन्फेक्शन हो गए. ओके सो ये कौन से केसेस में होता है, क्या कॉजेस है कफ रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होने के. फॉर एग्जाम्पल कि जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स है उनमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतनी ज्यादा वीकनेस है कि रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं, वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहे. सो नंबर 1 रीजन इज द डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ. सेकेंड, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है या फिर चेस्ट वॉल में पेन है तो प्रॉपर तरीके से बाहर एक्सपेल आउट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी तो उससे पेन और ज्यादा बढ़ेगा. सो एब्डोमिनल पेन या चेस्ट वॉल पेन है. कोई चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटीज है जैसे कि काइफोस्कोलियोसिस, लोडोसिस, तो इनमें क्या होता है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, उसमें डिफॉर्मिटीज आती है. फॉर एग्जांपल काइफोस्कोलियोसिस. या फिर कोई सेंटर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, यानी जो आपका सेंटर था है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर था मेडुला ऑब्लांगेटा एंड ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, उसमें ही डिप्रेशन कर दिया है. कैसे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया हो या सिडेटिव्स दे दिए हो या पेशेंट कोमा में है, तो उसका जो सेंटर है वो ही एक्टिव नहीं है, तो एफरेंट नर्व सिग्नल पहुंचा ही नहीं पाएंगे इफेक्टर मसल्स पर, रेस्पिरेटरी मसल पर. सो कफ रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड रीजंस.